का सबक था, जिसको नहीं सीखा कांग्रेस पार्टी ने, वही राजस्थान में दोहराया जा रहा है। 5 साल तक 2018 में चुनाव हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 साढ़े 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट गांव-गांव, गली-गली घूमे और पार्टी को खड़ा किया। 21 सीट से 99 सीट पर ले आए और जब सरकार बनने की बात आई तो उनसे कहा पीछे हो जाओ। तो चलिए एक बार को मान गए, पीछे हो गए। उन्होंने 2 शर्तें रखी कि डिप्टी सीएम रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। उस समय तो मान लिया। उसके बाद अब अशोक गहलोत का लगातार दबाव ये बनता जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ें। उतना होता तब भी शायद गनीमत जी। होती, लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में भी उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप हद देखिए, आज तक मुझे नहीं याद है कि दुनिया में किसी देश में या अपने देश में कभी ऐसा हुआ होगा कि अपनी ही सरकार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जी। राजद्रोह के मामले का नोटिस भेज रही है। हम्म। ये जो जो धाराएं उसमें लगाई गई हैं, जो नोटिस भेजा गया जी। है सचिन पायलट को, उसमें राजद्रोह की भी धारा है। हम्म। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दुनिया में जी रहे हैं कांग्रेस के लोग और कांग्रेस का हाईकमान। बिल्कुल, तो आपसी ये खटाई कितनी ज्यादा है इस बात को साफ तौर पर दिखाता है। संतोष जी हमारे साथ में बने हुए। संतोष जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में टॉप से लेके बॉटम तक कहीं ना कहीं ओल्ड वर्सेस यूथ की एक लड़ाई कहीं ना कहीं बनी हुई है। आपको लगता है कि एक मुख्य मुद्दा वो भी है जिसको कांग्रेस लगातार नजरअंदाज करती आ रही हो, शायद उसकी ही वजह है कि जनाधार खिसकता जा रहा है, लोगों के प्रति जो एक स्वीकार्यता थी कांग्रेस पार्टी की उस पर भी असर पड़ा और मौजूदा संकट भी शायद उसी की देन है? बिल्कुल, आप अगर देखेंगे कि अगर स्वयं हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें, तो जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उस समय भी ये लड़ाई चली रही थी और राहुल गांधी के इस्तीफे की जो प्रमुख वजह, उनमें से एक वजह ये भी थी शायद कि स्वयं जो वहाँ पे ओल्ड गार्ड है, वो शायद उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था या उनकी टीम को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। और आप कहीं का भी मामला देखें, चाहे आप दिल्ली में अजय माकन देखें, तो यहाँ पे शीला दीक्षित को प्रमुखता दी गई। आप असम में देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो उनके कद्दावर नेता थे, उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बघेल सामने भी मिले हैं। तो कांग्रेस में ये शुरू चल रहा है कि वर्सेस यंग है, इसकी लिए इतनी है, इसकी वजह से कांग्रेस खुद सरवाइव नहीं कर पा रही है या उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जी। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो ये समस्या प्रियंका गांधी के सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये समस्या तमाम राज्य दर राज्य लगातार कहीं ना कहीं बनी हुई। प्रदीप जी, आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान तमाम स्थितियों परिस्थितियों को जानता है, उस तक खबरें पहुंचती, लेकिन फिर वो निर्णय ले सकने की क्षमता क्यों नहीं दिखाते हैं? ठीक है, जो स्थिति परिस्थिति आपको उसके हिसाब से खुद को बदलना भी होता है। क्या ये स्वीकारोक्ति कहीं ना कहीं ना कर पाना ये एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए ऊपर से नीचे तक? वो संकट ये है कि वो निर्णय अगर ले भी लें तो आज उनकी जो स्थिति है उस निर्णय को लागू कराने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने 2018 में जो निर्णय लिया, वो निर्णय राजनीतिक रूप से, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से गलत निर्णय था। उसको बदलने की, उसमें उसमें बदलाव लाने की जरूरत थी समय के साथ, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सचिन पायलट को 2018 दिसंबर में जो वायदे किए थे उससे वो मुकर गए। वही हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जी। तो आज वो किस मुंह से सचिन पायलट से कहेंगे कि तुम भूल जाओ लड़ाई ये और फिर साथ आ जाओ? सवाल सवाल इसका है ना कि आपकी बात का वजन होना चाहिए। आपने जो वायदा किया वो आपको निभाना, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो उसमें तो आप पीछे हट गए। आप परिवार में झगड़ा अलग है, वो अलग है कि राहुल गांधी उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो फैसला किया उसको बदल दिया गया। अब सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो कौन किससे बात कर रहा है, किसका फैसला माना जाएगा, कौन फैसला लेगा जो सबको स्वीकार होगा? सोनिया गांधी जो 1998 से 2013-14 तक जो उनकी स्थिति थी, आज नहीं है। पार्टी में अलग अलग खेमे बन गए, बल्कि कहे परिवार के खेमे बन गए हैं जिनमें पार्टी बंट गई। एक सोनिया गांधी का खेमा है, एक राहुल गांधी का खेमा है, अब एक प्रियंका गांधी का खेमा बन गया है। इन 3 खेमों में पार्टी बटी हुई है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी बात सब मानने को तैयार हो। राहुल गांधी 2-2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शिकायत कर चुके हैं कि वो जो मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के सीनियर लोग और दूसरे नेता उनका साथ नहीं देते। जिस पार्टी में
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की और भावी अध्यक्ष की ये स्थिति हो, उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल क्या स्थिति दूसरा, होगी, ये महत्वपूर्ण, संवाद का बहुत अभाव है पार्टी में। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है। और हितेश जी, आपको लगता है कि जो अभी हाल फिलहाल के नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, सचिन पायलट हों, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो बगावती सुर दिखाते रहे, जतिन प्रसाद का भी जिक्र कर सकते हैं, मिलिंद देवड़ा की बात कर सकते हैं, अशोक तंवर, ये सब राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के लोग कहे जाते थे, बेहद करीबी लोग कहे जाते थे। इतने करीबी लोगों का इस प्रकार से मोह भंग होना क्या संकेत देता, और अब यहां से राजस्थान की राज्य सरकार का भविष्य क्या? देखिए, आप इसे एक टूटन से बाहर इसका विश्लेषण की आवश्यकता बनती है। कौन किसका करीबी है, इसके आधार पर उन्हें वजन मिलना चाहिए। ये स्वभाव विकसित होना किसी पार्टी में ये है कि वहां पर रेटिंग का और इवैल्यूएशन का और वैल्यूएशन का जो सिस्टम है, किसी का आकलन जो होगा वो व्यक्तिगत निष्ठाओं के आधार पर होगा। पहले नेता एक्स था तो एक्स के करीबी जाएंगे, वाई है तो वाई के करीबी जाएंगे। मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि नेतृत्व आया तो जनता पर पकड़ रखने की बजाय हम इस नेता के पैर पकड़ेंगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। ये जो बात गहरे बैठ गई है कांग्रेस के कैडर के तक के मन में, नेता ही नहीं कैडर तक के मन में, तो उसने उस पार्टी का बंटाधार किया है। अगर वो लगातार सीजन है तो वो वहीं पर है। और जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। वो तब तक वो पतंग उड़ती रहती है कि जब तक सामने वाले के हाथ में दम है और हवा अच्छी चल रही है। मगर अब हवा नहीं है तो फिर गोता खाना तो तय है। बिल्कुल, और हवा में और उसके अलावा कितनी दम है और आपकी समाज में, देश में स्वीकार्यता कितनी है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन आप संगठन को किस प्रकार से महत्व देते हैं, लोगों को किस प्रकार से महत्व देते हैं, ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं बड़ा वजूद रखती हैं। और शायद इसी वजह से वर्तमान राजस्थान में संकट बना हुआ है। फिलहाल वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हितेश जी आपका, इसके अलावा संतोष ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल तरीके से आज बातचीत की है। डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5 से 7 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल का यह निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री के तौर पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने विश्व की व्यापारिक हस्ती से वैश्विक महामारी और उसके निपटारे के साथ ही नई कार्य संस्कृति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई ने भारतीय किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बदलाव में प्रौद्योगिकी की ताकत का फायदा उठाने पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का और अधिक लाभ उठाने, वर्चुअल लैब के आइडिया को विद्यार्थियों और किसानों के लिए उपयोग करने, डेटा सुरक्षा और साइबर संरक्षा के महत्व, ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ाने के तकनीकी समाधान और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट के 6ठे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के बारे में जानकारी दी। इस कदम के तहत भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 से 7 वर्षों के बीच में करने और भारत के डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों में निवेश पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने हर एक भारतीय को उनकी ही भाषा में सूचना पहुंचाने और किफायती दरों पर इसे सुलभ बनाने की बात भी कही। इसके साथ ही नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने, डिजिटल परिवर्तन अपनाने वाले व्यवसायों को सशक्त बनाने और तकनीक का फायदा उठाने और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र जैसे सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम कदमों की घोषणा भी की। Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments. Investments will focus on 4 areas important to India's digitization. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गूगल के देश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और गूगल के इस फंड से इसमें तेजी आएगी। Digital village is something very close to my heart. 1 lakh digital villages we have to set up is our announcement in the budget. I'd appreciate if Google picks up a good number of cluster of villages in India in various parts and develop it as a model
digital villages of empowerment, of skilling, healthcare, of telemedicine, of distant education, digitally speaking, and most important, from agriculture to rural empowerment. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ई पाठशाला मंच से और अधिक भारतीयों को शिक्षित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि गूगल के निवेश से इसमें काफी प्रगति भी होगी। हमारा अंतिम छात्र जो दूर दराज में बैठा हुआ है उसको भी हम शिक्षा से वंचित न रख सकें। मुझे खुशी है कि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो इस दिशा में हमारी मदद भी करेगा। देश में व्यापार के लिए सुगम माहौल होने के कारण वैश्विक कंपनियां खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश करने के लिए सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने ने भारत में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां बड़ी तादाद में भारत में निवेश करना चाहती हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज गूगल इंडिया कार्यक्रम में दूरदर्शन की अपनी बचपन से जुड़ी हुई मधुर यादों को साझा किया कि कैसे दूरदर्शन पर सारे जहां से अच्छा सुनकर वे एकता के जज्बे से भर जाया करते थे। आज ही गूगल और प्रसार भारती के बीच में डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को लेकर एक समझौता हुआ है। जी हाँ, ये संगीत दूरदर्शन पर जब आता था तो मानो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगा जाता था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली प्रस्तुतियां देश दुनिया में रहने वाले तमाम भारतीयों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। गूगल के सीईओ भारतीय मूल के अमेरिकी सुंदर पिचाई के दिल में भी दूरदर्शन के पुराने दिनों की यादें आज भी ताज़ा हैं। गूगल फॉर इंडिया के छठे संस्करण में भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश करने के साथ उन्होंने दूरदर्शन के साथ अपनी जुड़ी यादों को भी साझा किया। Growing up, technology provided a window to a world outside my own. Also brought us closer together as a family. Every evening, we were drawn to the television by Doordarshan's special rendition of Sare Jahan Se Acha. I tried to explain this to my colleagues the other day, but I eventually gave up and just showed it to them on YouTube. सुंदर पिचाई की दूरदर्शन के साथ बचपन की कई यादें हैं और अब यही दूरदर्शन गूगल के साथ मिलकर डिजिटल इंडिया के सफर को आगे बढ़ाएगा। गूगल के प्रसार भारती के साथ एक महत्वपूर्ण करार का ऐलान किया है, जिसके तहत दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रमों की सीरीज प्रस्तुत की जाएगी। In partnership with Prasar Bharati, we're also launching an edutainment series on Doordarshan on how small businesses can adopt digital tools and adapt to the current situation using examples of real-life Indian businesses. We hope that these efforts help small businesses across India access the skills and the resources they need to go digital. प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने भी गूगल प्रसार भारती की साझेदारी का स्वागत किया है। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है गूगल की तरफ से कि वो भारत देश में अराउंड $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि भारत देश में टेक्नोलॉजी का बेस बने। भारत के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर और एक क्वांटम लीप करें वो अपने ग्रोथ में। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप होगा दूरदर्शन और गूगल के बीच में कि वो देश के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो किस तरह से डिजिटल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, चाहे वो कैशलेस पेमेंट हो। गौरतलब है कि प्रसार भारती और गूगल की साझेदारी देश में डिजिटल इंडिया की क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहा तनाव अब समय के साथ कम हो रहा है। इसी बीच दोनों देशों की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक मंगलवार को होगी। दोनों देशों के बीच यह बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC में भारतीय हिस्से चुशूल में आयोजित की जाएगी। इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश होगी। बीते दिनों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी के अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह में पैंगोंगत्सो क्षेत्र में फिंगर 4 से सैनिकों की उपस्थिति को काफ़ी कम किया गया है। भारत ने लगातार कहा है कि चीन को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से अपनी सेना वापस लेना होगा।
और खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव अपने आवास से थोड़ी दूर पर एक बरामदे के बाहर लटका हुआ मिला है। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। रात को 1:30 बजे देवेंद्र नाथ राय जी को घर से उठाया और उठाकर फांसी पर लटका दिया। वहाँ पर माओवादी सक्रिय हो गए हैं। ममता जी ने माओवादियों को वहाँ पर खुली पनाह दी है और वो ये सरेआम धोस दपट हत्या लूट कर रहे हैं। कि ममता जी के संरक्षण में एक विधायक की हत्या हुई है। मैं समझता हूँ कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम अभी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गृह मंत्री से ही मिलेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। वहीं इस घटना के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राय की मौत को संदिग्ध व जघन्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में गुंडाराज का बोलबाला है। जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय की संदिग्ध हत्या बेहद चौंकाने वाली है और निंदनीय है। यह ममता सरकार के गुंडाराज और कानून व्यवस्था की विफलता का सबूत है। लोग भविष्य में इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। देवेंद्र राय ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हेमताबाद सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। राय पिछले साल ही भाजपा में शामिल हुए थे। एक और भाजपा विधायक की मौत के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक साजिश की आशंका जाहिर कर रही है, तो वहीं रायगंज पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें 3 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक के परिजनों ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। और बात शिक्षा से जुड़ी हुई। सीबीएसई ने आज 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। इस बार कोरोना की वजह से सभी विषयों की परीक्षाएं न हो पाने के कारण नई मूल्यांकन व्यवस्था के तहत परिणामों को घोषित किया गया है। 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। आज घोषित हुए नतीजों के मुताबिक 12वीं की परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 92.15% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 86.19% रहा। यानी लड़कों के मुकाबले करीब 6% अधिक लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। इस बार कुल पास प्रतिशत 88.78% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 5% अधिक है। गौरतलब है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 11,92,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। क्षेत्रवार परिणाम की बात करें तो त्रिवेंद्रम क्षेत्र का परिणाम सबसे बेहतर रहा। यहाँ के 97.67% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जबकि 97.05% के साथ बेंगलोर क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा, तो वहीं 96.17% के साथ चेन्नई क्षेत्र तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली क्षेत्र के 94.39% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पिछली बार की तरह इस बार भी जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा और उनके 98.70% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। केंद्रीय विद्यालयों के 98.62% छात्रों ने परीक्षा पास की। इस बार 38,686 छात्रों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 1,57,934 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। हालांकि सीबीएसई ने इस बार छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 19 मार्च से 30 मार्च के बीच होने वाली 12 विषयों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। बाद में 1 से 15 जुलाई के बीच इन बचे हुए विषयों की परीक्षा पुनर्निर्धारित की गई, लेकिन असाधारण परिस्थिति और छात्रों की सेहत और सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीएसई ने नई मूल्यांकन नीति के आधार पर बचे हुए विषयों में मूल्यांकन करने का फैसला किया। जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा दे चुके थे, उनका मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया। जो छात्र 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दे चुके थे, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 3 विषयों के औसत के आधार पर किया गया जिसमें छात्र का सबसे अधिक अंक मिले हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों की ही परीक्षा दी है, उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 2 विषयों के औसत के आधार पर किया गया जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले। इस मूल्यांकन नीति के आधार पर छात्रों के परिणाम भले ही घोषित कर दिए गए हों, लेकिन जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वो बाद में वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिन विषयों की परीक्षाएं रद्द की गई थीं, उनकी वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन माहौल अनुकूल होने के बाद जल्द से जल्द किया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं में शामिल होने पर इनमें प्राप्त अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं देश भर की अन्य जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में।
राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इनकम टैक्स के बाद ईडी ने प्रदेश में होटल व्यवसाय और दूसरे बिजनेस से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापामारी की है। ईडी की टीम ने जयपुर में स्थित होटल फायर माउंट और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की है। इस होटल में मुख्य निवेशक रतनकांत शर्मा बताए जा रहे हैं। ईडी को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि रतन शर्मा के कनेक्शन मॉरिशस में है। करीब 96.7 करोड़ रुपए के विदेशी कनेक्शन के मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। राजस्थान में इनकम टैक्स विभाग की सर्च ऑपरेशन के साथ साथ अब ईडी ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने ही कराया था। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के 11 दिनों बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, विमानन और नर्मदा घाटी विकास विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 जुलाई को चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 28 नए मंत्रियों में 20 कैबिनेट रैंक के और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। शिवराज मंत्रिमंडल की ताकत अब 34 हो गई है, जिसमें 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा को राज्य के गृह मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री के साथ विधि और न्याय मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया को खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग सौंपा गया है। असम में कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बोंगगाई गांव, बक्सा, कामरूप ग्रामीण और बारपेटा के कई इलाकों में पानी भर गया है। असम में नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में लगी हुई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें जिला प्रशासन को मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में भी मदद कर रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने मई और जुलाई में होने वाली CA की परीक्षा रद्द कर दी है। देश भर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने ये फैसला लिया है। अब ये परीक्षा नवंबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही आयोजित होगी। और देश में कोरोना से जुड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कश्मीर में सख्ती के साथ लॉकडाउन के एक और चरण को लागू कर दिया गया है। श्रीनगर और अन्य 67 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं और चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और डेप्यूटी CM सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार कोविड-19 प्रशिक्षणों से गुजरने वालों के लिए घर में आइसोलेशन को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 15 जुलाई से लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। धारवाड़ में लॉकडाउन 9 दिनों के लिए लागू रहेगा, जबकि दक्षिण कन्नड़ में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन होगा। शहर में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के एक नए चरण के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय 19 जुलाई तक बंद रहेगा। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन ने एक प्रशासनिक आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी। कोरोना महामारी से लड़ रहे पंजाब प्रांत की सरकार ने एक बार फिर से सभी सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सामाजिक समारोहों को 5 और शादी ब्याह को 50 की बजाय 30 लोगों तक सीमित कर दिया है। बाकी जगह 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। सोमवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें सामाजिक समारोहों और साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगी।
मेघालय की राजधानी में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद शिलांग में 2 दिन के कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन लागू किया गया है। मेघालय में सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों में शिलांग का हिस्सा 95% है। 15 जुलाई के सुबह 6 बजे तक शिलांग में लॉकडाउन लागू रहेगा। और प्रधानमंत्री के नारे लोकल टू ग्लोबल को जमीन पर लाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। वाराणसी में किसानों को प्रमोट करते हुए एफपीओ के तौर पर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया है, जिससे वो अपने उत्पाद अब विदेश तक पहुंचा सकेंगे। लोकल टू वोकल के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए वाराणसी के कमिश्नर, वाणिज्य मंत्रालय के एपीडा के अधिकारियों और किसानों की एक बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि किसानों के एफपीओ के गठन से किसानों को सीधा लाभ होगा और स्थानीय प्रशासन पैक हाउस का निर्माण शीघ्र करेगा, जिससे किसान अपने उत्पाद विदेशों तक भेज सकेंगे। इस अवसर पर कमिश्नर ने 4 किसानों को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी दिया। तय किया कि क्यों न जो एफपीओज हैं उनको ही हम लोग जो एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर प्रदान कर लिया जाए तो जो इंटरमीडियरी का जो एक प्रॉफिट है वो भी एफपीओज को मिल पाएगा, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ इनको मिल पाएगा। किसान जो अपने खेत पर पूरे परिवार के साथ मेहनत करता है, उसकी मेहनत को सफल बनाने और प्रधानमंत्री की सोच लोकल टू ग्लोबल के लिए एपीडा पूरे प्रयास कर रहा है, जिससे हर तरह का सरकारी फायदा किसानों को सीधा मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकल टू वोकल का एक अभियान है, उसके माध्यम से ही इस लोकल यानी यहाँ के जो निर्यातक हैं वह अब निर्यात करेंगे और उसका सीधे बेनिफिट पाएंगे। किसान जो अपने खेत में उच्च कोटि का अन्न और सब्जियां उगाते हैं, उन्हें यह एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के कारण उनके आसपास के किसानों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री के लोकल टू ग्लोबल के नारे को एक सशक्तिकरण प्रदान की गई है, जिससे किसान मजबूत बनेगा और अपने प्रोड्यूस को खुद एक्सपोर्ट कर सकेगा, विदेशों में अपने लोकल जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भेज सकेगा जहां पे उसको उचित मूल्य मिलेगा। स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को उनके उत्पाद की जहां अच्छी कीमत मिलेगी, वहीं उत्पादों का निर्यात होने से उनकी आय में कई गुना का इजाफा होगा। किसानों को डायरेक्ट एक्सपोर्टर बनाने पे सारा लाभ डायरेक्ट किसानों को ही होगा। सरकार की जो योजना है एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी मिलती है, उसका भी जो केंद्र सरकार की है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टेशन का सब्सिडी देगी उसका भी लाभ डायरेक्ट किसान को मिलेगा। और किसान जो कि अपना उत्पाद केवल लोकल मार्केट में ही नहीं विदेशों में भी बेच पाएगा और अपनी आय बढ़ा पाएगा, जैसा कि सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का किसानों के लिए। और किसान अपनी आय तो बढ़ाएगा ही, साथ ही अपने साथ और किसानों को जोड़कर उनको भी अच्छी खेती, अच्छा उत्पाद करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि जब उत्पाद बढ़िया होगा तभी वो विदेशों में निर्यात हो पाएगा। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत नेट फेज 2 को उत्तराखंड के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अब राज्य की 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत उत्तराखंड के 12 जनपदों के 65 ब्लॉक के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचने से विकास के एक नए युग का आरंभ होगा और ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के तहत यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा ये परियोजना वित्त पोषित है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ये परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित कर रहा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भारत नेट 2.0 परियोजना से राज्य में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग जैसी अन्य सुविधाएं जनता को प्राप्त होंगी। साथ ही स्वरोजगार के कई अवसर भी पैदा हो सकेंगे। अब जो हमारे शेष जनपद हैं उनमें परियोजना के अंतर्गत गांव तक नेट पहुंचेगा और जो बहुत
जरूरी भी हमारे जैसे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की विषमताएं हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ऐसे में भारत नेट तमाम तरह की जो असमानताएं हैं उनको दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 11 जनपदों के 25 ब्लॉक की 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि भारत नेट 2.0 के माध्यम से दूर दराज के गांव भी डिजिटल गांव बन सकेंगे और उत्तराखंड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल उत्तराखंड बनाने का उद्देश्य साकार हो सकेगा। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग की फाउंडर विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार। जो प्रयास आपने किया नया विभाग बनाने का, इस प्रयास में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जब आप कोई भी न्यू आइडिया या कोई भी नई चीज करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती और एक लेडी के लिए तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके परिवार का क्या रुख था कि आपको करियर कॉन्शियस होना चाहिए? I had to prove myself at each and every step. Look, I can do it. जब हमारे देश की बेटियां बड़े सपने देख रही हैं, हासिल करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? सोच और शिक्षा, दो चीजें अगर हैं तो जरूर कामयाबी मिलती है। In this third and final episode, we are going to be looking at the post-COVID world, the disruptions caused by COVID on the global economy, whether they have a more permanent effect, and whether the world post-COVID is going to be radically different. I think there's going to be competition for resources, broadly speaking, whether we are talking financial resources, whether we are talking about human resources, and so forth. As long as people are going from country A to country X, as long as goods, both manufactured and primary commodities, go from country A to country B, you have an interest in your own longer term self-interest. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं।
हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। Hello and welcome.